Hello student, today we will discuss about the anticoagulants that are used in the blood bank। हम ब्लड बैंक में एंटीकोगुलेंट को इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर सकें। चलो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं आर केमिकल दैट प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रिजर्व ब्लड सेल्स ड्यूरिंग स्टोरेज। ओके, तो इससे क्या होगा कि अगर हम किसी को ब्लड, जैसे हम कोई एक्सीडेंट केस हो जाता है तो हम किसी को ब्लड अगर हमने लेना होता है तो हम ब्लड बैंक से ही लेते हैं, जो कि हम किसी पेशेंट को दिया जाता है। उसको स्टोर करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए हमें उसमें कोई ना कोई केमिकल को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। फर्दर हम पढ़ेंगे कि टाइप्स एंड कंपोजिशंस ऑफ वेरियस एंटीकोगुलेंट्स, कि कौन कौन से मतलब टाइप होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, कि किनको मिलाकर एंटीकोगुलेंट का सोल्यूशन बनाया जाता है। सबसे पहले जैसे सिट्रेट होता है, सिट्रिक एसिड है, और सोडियम फॉस्फेट है, डेक्सट्रोज है एंड एडिनिन है। ये आपके पास 5 ऐसे कंपाउंड हैं, जहाँ बोल सकते हैं ऐसे सब्सटेंस है, केमिकल है, जिनको हम इकट्ठा करके हम क्या बनाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन बनाते हैं। इन पांचों का डिफरेंट रोल होता है ब्लड में, जो है ब्लड को क्लॉट करने से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम डिस्कस करें, जो सोडियम है वो एक्ट करता है एज अ बफर, सोडियम फॉस्फेट। जो डेक्सट्रोज है वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जो एडेनिन है वो एक्ट करता है एज अ सबस्ट्रेट फॉर द एटीपी सिंथेसिस। और सिट्रिक एसिड है जो क्या करता है, यूज किया जाता है विद द डेक्सट्रोज इन एंटीकोगुलेंट प्रिपरेशन ऑफ डेक्सट्रोज। और जो सिट्रेट है इसे यूज़ किया जाता है ब्लड कोएगुलेशन रिक्वायर द कैल्शियम सिट्रेट टू फॉर्म द चिलेट्स विद कैल्शियम। इन पांचों का अपना अपना एक रोल होता है, जो पांचों मिलके क्या करते हैं, एंटीकोगुलेशन, मतलब जो ब्लड की कोगुलेशन होता है कि जैसे गाढ़ापन, जैसे ब्लड जम जाता है, उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन। एंटीकोगुलेंट जो होते हैं, जैसे हमारे पास आ गया, सबसे पहले उन्होंने बनाया है एंटीकोगुलेंट सिट्रेट डेक्सट्रोज, CaCD सोल्यूशन। इसका मतलब है कि इसमें सिट्रेट और डेक्सट्रोज को लेकर उन्होंने सोल्यूशन बनाया है। फिर है आपके पास CPD, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, और फिर आपके पास है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन 1। अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन इन्होंने वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बनाए हैं एंटीकोगुलेंट के। इनकी जो कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है, नीचे जैसे उन्होंने एंटीकोगुलेंट सिट्रेट डेक्सट्रोज के बारे में बताया, कितने अमाउंट में कौन सी चीज़ लेंगे। ठीक है, उसको 1000 ml वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम इन सारी चीज़ों को बनाकर हम वेरियस टाइप के सोल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, ये आप एक बार देख लेना। उसके बाद मेन जो आपका है कंपोजिशन है, जिसमें इंग्रेडिएंट बताए गए हैं, जो हम पहले बता चुके हैं कौन कौन से रिक्वायर होते हैं कोगुलेशन, एंटीकोगुलेशन सोल्यूशन बनाने के लिए। अगर हम ACD, CPD और CPDA1, CPDA2 की बात करें, तो इसमें सभी जो आपके पास इंग्रेडिएंट है अलग अलग टाइप के दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रिटिश फॉर्मुलेशन एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन। ओके, सॉरी, एक रह गया ऊपर। जो आपके पास एंटीकोगुलेंट सिट्रेट डेक्सट्रोज सोल्यूशन है वो 2 टाइप के होते हैं, NiHA और NiHB। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सोडियम सिट्रेट, अब इनमें सिर्फ कंपोजिशन का, इंग्रेडिएंट के कंपोजिशन का फ़र्क होने से ही इनके 2 नाम रख दिए गए हैं, NiHA और NiHB। ठीक है, जैसे 22 ग्राम हो, इन्होंने ट्राई सोडियम सिट्रेट को फॉर्मुलेशन में यूज़ किया है, तो अगर उसकी अमाउंट हम 13.2 ग्राम कर देते हैं तो वो NiBH बन जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आपके पास है ब्रिटिश फॉर्मुलेशन एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन, जिसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट को यूज़ किया जाता है, जैसे ट्राई सोडियम सिट्रेट डेक्सट्रोज। तो जब इन चीज़ों को एक सोल्यूशन बना के ब्लड में ऐड कर दिया जाता है, जो कि क्या करता है, आपके ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता। तो ठीक है, आज आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया कि कितने टाइप के होते हैं और एंटीकोगुलेंट होते क्या हैं और इनका क्या यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। थैंक यू।